हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिनांक 22/2/2022 को होने वाले मैथ्स के पेपर के लिए प्रश्न बैंक में से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का मैंने संग्रह किया है जिन्हें हाईलाइट किया गया है। तो अब देर ना करते हुए फटाफट उन प्रश्नों को देखते हैं। वो प्रश्न चैप्टर वाइज हैं और जो हाईलाइट किए गए हैं, तो फटाफट प्रश्नों को समझते हैं और देखते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, कुछ क्वेश्चन भी है। तो आइए उन प्रश्नों को समझते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। 96 और 404 का एचसीएफ, पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का 96 और 404 का एचसीएफ होगा 4 होगा हमारा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए दूसरा ऑब्जेक्टिव मिला है कि किसी पूर्णांक एम के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। तो सम संख्या लाने के लिए यहाँ एम की वैल्यू 0 1 2 3 डालते हैं, तो सम संख्या हमको मिलती है 2m के अंदर। तो क्या होगा उसका आंसर 2m होगा। आगे चलते हैं। अब सत्य सत्य है इसमें कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a = bq + r 0 <= r और r b है। तो ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय की कंडीशन है, शर्त है। तो ये बिल्कुल सत्य है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। अगला देखते हैं। किसी प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। ये भी हमारा बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, ये तो हुए हमारे पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं हम इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 9वां नंबर का जो क्वेश्चन है, ये हम देखते हैं कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको भली भांति हम कर पाएंगे। यहाँ पर q की वैल्यू, क्योंकि q 2q + 1 के रूप का होता है, तो q की वैल्यू 0, मतलब r की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह से रख के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला है एचसीएफ 306 और 657 का मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसमें लगाएंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसी प्रकार देखते हैं हम दूसरे अध्याय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि है रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक होगा। ax + b का शून्यक होगा -b/a। बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो ±√3 ये शून्यक होंगे। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 है। तो दोस्तों, इस सवाल को हम दो मेथड के माध्यम से कर सकते हैं। तो हमारी पहली मेथड हो जाती है कि -b/α + बीटा, इस रूप से कर सकते हैं। और दूसरा हमारे एक फार्मूले के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ जो √2 दिया गया है ये α + बीटा की वैल्यू है, और जो 1/3 दिया गया है वो α.β की वैल्यू है। और इसको हम x² - मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल = 0 के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक द्विघात बहुपद बिल्कुल वही का वही है। यहाँ पर मूलों का योगफल दिया है -1/4, α + बीटा दिया है -1/4 एंड α.β दिया है 1/4। ये दोनों प्रश्न एक ही मेथड के हैं और बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न आता है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो दोस्तों, इस सवाल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, और इस सवाल का व्यापक समीकरण से कंपैरिजन करके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल के हम इसकी गुणांकों और शून्यकों में संबंध बता देंगे। अगला इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है और हमारा अगला चैप्टर आता है अध्याय 3, जिसके इंपॉर्टेंट सवाल कौन से हैं देखना। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, कौन सी कंडीशन है, अद्वितीय हल होगा। अगला है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, कोई हल नहीं होगा। फिर अगला है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, अनंत अनेक हल होंगे। ये तीनों कंडीशन हो गई। ऐसी की तीन कंडीशन अलग टाइप की है। यहाँ दो इक्वेशन दे रखी है और बता रहे हैं कि अद्वितीय हल होने की कंडीशन कौन सी होगी, अद्वितीय हल होने की स्थिति कौन सी होगी। तो अद्वितीय हल की हमको मालूम है कि ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, कोई हल नहीं होने की शर्त, कोई हल नहीं होने की शर्त अभी हाल देखी हमने। a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगला है कि अनंत अनेक हल होने की स्थिति, अनंत अनेक हल की स्थिति जानते हैं, तीनों इक्वल आते हैं, तो ये अनंत अनेक हल की स्थिति होती है। अब हम आगे देखते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट सवाल
अभी इसके सत्यासत्य देखेंगे कि दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप, दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है। अगला देखते हैं, हमारा अगला है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जब क्वेश्चन पर आते हैं वो ऑब्जेक्टिव हो गए। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि सभी को आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, एक सवाल बनता ही है। आगे दो संपूरक कोणों का कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं संपूरक कोणों का, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 और एक समीकरण जो कंडीशन दी गई है उससे बना के विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देंगे। पी के मान के लिए अद्वितीय हल की कंडीशन, तो अद्वितीय हल वाली कंडीशन जो भी हमने ऊपर देखी वो कंडीशन लगा के यहाँ दोनों समीकरणों का कंपेरिजन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे और अद्वितीय हल की कंडीशन में रख के यहाँ पे p का मान निकल आएगा। इस तरह से इस चैप्टर का एक और सवाल है, 5 संतर और 3 सेबों का मूल्य 35 है, तो यहाँ संतरों की कीमत, एक संतर की कीमत x मान लेंगे और सेब की कीमत y मान के दो समीकरण बनेगी और दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करके यहाँ पर हम इसका आंसर लेके आ जाएंगे। इस प्रकार अध्याय 4 के ऑब्जेक्टिव देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। अब मूलों की प्रकृति होगी तो कैसी होगी, ये सवाल है हमारा। तो ये इसमें व्यापक समीकरण से कंपैरिजन कर देंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, सी की वैल्यू -1 आ जाएगी, ए की वैल्यू 1 रहेगी। तो हम विभक्तिकर वाला फार्मूला डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज़ करेंगे। तो यहाँ अपने को डी का मान क्या मिलेगा, डी का मान पॉजिटिव मिलेगा, +5 मिलेगा, तो वो हो जाएगा जो कि 0 से बड़ा है, तो वास्तविक और असमान, मतलब वास्तविक और भिन्न। अगला देखते हैं द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विभक्तिकर, तो विभक्तिकर का फार्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि पहले नंबर का है। अगला ऑब्जेक्टिव है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो मूल ज्ञात करने के लिए इसका फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करेंगे तो हमको 3 और 4 में टूटेगा, तो ये फार्मूला आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा 3/2 और 2। आगे देखते हैं कि किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, तो अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। कितने मूल होते हैं, जितनी घात उतने मूल। द्विघात समीकरण अगला है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के विभक्तिकर का सूत्र है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 4ac विभक्तिकर का फॉर्मूला है। अगला देखते हैं, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हो तो उस समय उस समीकरण की विभक्तिकर मान होता है। जब मूल वास्तविक और समान है तो विभक्तिकर का मान होगा हमारा डी बराबर, विभक्तिकर का मान क्या होगा, डी बराबर 0। जब मूल वास्तविक और समान है तो क्या होगा, डी बराबर 0। यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति होगी काल्पनिक या अधिकल्पित। यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक व असमान। अब हम देखते हैं प्रश्नों का संग्रह कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पेयर प्रश्न बनता है, तो इसमें हम क्या मान लेंगे, माना दो क्रमागत संख्याएं x और x प्लस 1 है, दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 306। इस तरह से एक समीकरण निकाल लेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। अगला है गुणनखंड विधि से समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो इसको 8 का मल्टीप्लाई दोनों साइड करके एक समीकरण बना लेंगे और उसके फैक्टर कर देंगे और इसके आंसर आ जाएंगे। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मान लेंगे कि बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, मतलब x बराबर छोटी संख्या का वर्ग है ना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। मतलब ये कंडीशन रख के हम ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसको करके देखना, नहीं आए तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं कि किस सवाल में आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगला देखते हैं अध्याय 5 पे आते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव दिए हैं AP जो भी समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो भी है -3, -1/2, 2 का 11वां पद होगा, तो इसका 11वां पद यहाँ a का मान -3, d का मान निकालेंगे तो b - a करके d का मान भी मिल जाएगा 5/2 और n का मान 11 है और फॉर्मूला लगाएंगे a + n - 1 × d, तो यहाँ आंसर आ जाएगा तुम्हारा 22।
ऐसा कैसा, अगला क्वेश्चन है -5 -5/2, 0, 5/2 का 11वां पद, इसमें भी 11वां पद पूछा है। तो यहाँ a की वैल्यू -5, d की वैल्यू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी 5/2 आएगा, और यहाँ n की वैल्यू भी 11 ही है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव इसको सोल्व करेंगे इसी फार्मूले से a + n-1 × d। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20। अगला हम देखते हैं इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल है। समांतर श्रेणी 7, 13, 19 में डेज 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको n निकालना है तो फार्मूला आपका वही यूज होगा, a + n-1 × d। यहाँ पे a का मान 7 हो जाएगा, d का मान 13 में से 7 जाएगा तो 6 बच जाएगा, और आपको an की वैल्यू 205 दे रखी है, तो आपको n आराम से मिल जाएगा। 2 अंकों की वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, ये वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, ये सब हमको निकालने आते हैं, और यदि नहीं आते हैं तो आप कमेंट में करके मेरे से आप पूछ सकते हैं। अगला सवाल है, यदि AP का उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। बिल्कुल दो समीकरण बनेगी, दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। हम 31वां पद निकाल सकते हैं। फिर अगला है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5 है। 5वें पद से 12 अधिक है। ये कंडीशन, ये शर्त लगा के हम वो AP ज्ञात कर सकते हैं आराम से बिल्कुल। AP ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, a, a + d, a + 2d, a + 3d, इस तरह से। तो हमको a और d की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये जो कंडीशन है ये लगा के हम a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल आराम से। अगला प्रश्न है, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। तो 10 और 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाली संख्या, जैसे 12 है, 16 है, 20 है, आखिरी में उधर 248 है, इस तरह सीरीज बन जाएगी। और a, d और an की वैल्यू आपको मालूम है, तो हम वो 4 के गुणज मतलब कितने हैं, मतलब n निकालना है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अध्याय जो 6 आता है, 6 में जो ऑब्जेक्टिव है, देखना क्या है। ऑब्जेक्टिव हमारा है, त्रिभुज ABC में AB = 6√3 तथा AC = 12 और BC = 6 है, तब कोण B का मान होगा। तो ये त्रिभुज ABC बनाएंगे तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और इसकी वैल्यू हमको आ जाएगी, कोण B का मान हो जाएगा 19 डिग्री। फिर अगला है, एक त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण कितना होगा, 90 डिग्री। ये पाइथागोरस प्रमेय वाली कंडीशन है, जो इसमें सबसे बड़ी भुजा होगी उसका सम्मुख कोण कितना होगा, 90 डिग्री। आगे हम देखते हैं, खाली स्थान है कुछ, ये मैंने सब इंपॉर्टेंट छांटे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एक बार रिवीजन करके। सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, तो सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप। अगला क्या, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, समरूप। और सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें सवाल देखते हैं कौन से हैं। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के मध्य क्रमशः D और E प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि ये AD/AB और AE/AC। तो इसमें हम ये सवाल बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं थेल्स प्रमेय का यूज़ करके। थेल्स प्रमेय में दोनों साइड 1 जोड़ेंगे और सवाल का आंसर लेके आ जाएंगे। बहुत सिंपल सवाल है, हम आराम से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये जो इसमें भी जो दूसरा सवाल है, ये आकृति DE समांतर है, पैरेलल है BC के, तो EC ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम थेल्स प्रमेय का उपयोग करेंगे, AD/DB और AE/EC, इस तरह से इसका प्रयोग करके ये वैल्यू पुट करके हम EC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, ये ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसे AB समांतर DC के, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO/BO और CO/DO। इस सवाल को हमने किया है दोस्तों, तो ये सवाल भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो इस बार आने की बिल्कुल चांस हैं, तो इसको कृपया छोड़े ना। और यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से कमेंट में ज़रूर पूछें। अगला सवाल है, 10 मीटर लंबी, ये पाइथागोरस वाला सवाल है, पाइथागोरस वाली कंडीशन वाला सवाल है, इसको आराम से पढ़ें और इसको सॉल्व करें। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, अध्याय 7 पर आते हैं। यहाँ हमारा देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव, मूल बिंदु के निर्देशांक। ये तो हर कोई बता सकता है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते क्या हैं, 0, 0। अगला सवाल है कि बिंदु A x1 y1 और B x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2 और y2 और y1 + y2/2, जो कि पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है, पहले वाला ही है, ये आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें अपन सवाल पे आते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र आपको याद होना चाहिए कि दूरी बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। इस फार्मूले को प्रयोग करेंगे और इसको ले आएंगे। यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए,
वो 1/2 करके है ना, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1 माइनस y2, ये उस वाले फार्मूले का प्रयोग करके हम इसको कर सकते हैं आराम से बिल्कुल। यहाँ x1 y1 हो जाएगा 5 माइनस 1, x2 y2 बीच वाली संख्या हो जाएगी, x3 y3 आखिरी वाली संख्या हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अगला के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए जब क्या है, ये तीनों बिंदु सरेखी हो। जब तीनों बिंदु सरेखी हो तो एक ट्राइंगल बनता ही नहीं, क्योंकि सरेख होगा तो ट्राइंगल बनेगा, नहीं तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। उस कंडीशन में जो ट्राइंगल का एरिया है, जो भी अपन ऊपर देखा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो वो 1/2 भी 0 में पहुँच जाएगा। और इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ पे हमको के का मान आराम से मिलेगा। आप दोस्तों करके देखना, नहीं आया तो आप मेरे से पूछना। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि ये बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब समदूरस्थ, जैसे x y यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ पे है, तो ये इससे और ये इससे दोनों कैसे समदूरस्थ, मतलब ये हो गया आपका p, ये हो गया a, ये हो गया b, तो p से a की दूरी और p से b की दूरी और इक्वल होनी चाहिए। तो pa बराबर pb, और दोनों में दूरी का फार्मूला यूज लगा लेंगे और इस तरह से एक बिंदु पथ ज्ञात कर लेंगे, संबंध उनमें बता देंगे। अगला सवाल है कि यदि बिंदु a बराबर ये 6 1 दिया है, b बराबर 8 2 दिया है, c बराबर 9 4 दिया है, d बराबर p3 दिया है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो p की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ एक समांतर चतुर्भुज ड्रा करेंगे इस तरह से, तो इसका ये विकर्ण निकालेंगे, इसका ये विकर्ण निकालेंगे, तो यहाँ आपको a b c d की वैल्यू मिल जाएगी आराम से चारों की। अब ये जो a b, जैसे b और d का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फार्मूला लगा देंगे, और यहाँ से a और c से मध्य बिंदु का फार्मूला लगा देंगे। तो इसका x और इसका x, दोनों विकर्णों के x बराबर कर लेंगे और दोनों विकर्णों के y बराबर कर लेंगे, और इस तरह से हम p का मान ज्ञात कर लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा अध्याय 8 आता है। इसमें क्या है कि 5 नंबर की टेबल आती है, मतलब समझ लो आएगी सही। तो ये जितनी भी टेबल दी है मैं इनको एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये हमारी पहली वाली टेबल है, पहली वाली टेबल में साइन थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा होता है हमारा लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी लंब बटा कर्ण। सेक थीटा कोस थीटा एक दूसरे के उल्टे अपोजिट हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। टेन 30 डिग्री 1/√3। कोट थीटा क्या होता है, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कोसेक थीटा। अब आगे देखते हैं, आगे देखें हमारा क्या मिलेगा। आगे वाली टेबल है, इसमें है कोसेक 60। अब कोसेक 60 की वैल्यू मालूम नहीं है, तो साइन 60 की तो मालूम है, साइन 60 √3/2, तो इसकी हो जाएगी 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इसको जब भी सॉल्व करेंगे 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले से हो गई सॉल्व, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, और 1090 अपरिभाषित इन्फिनिटी, ठीक है ना। इस तरह से इस टेबल को सॉल्व करेंगे। तीसरे नंबर की को यहाँ देखते हैं, सेक स्क्वायर 3 थीटा माइनस टेन स्क्वायर 3 थीटा। तो दोस्तों हम जानते हैं जो फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ दोनों थीटा की वैल्यू 3 थीटा सेम दी गई है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब 2 टेन थीटा कोट थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा दोनों अपोजिट हैं, तो इन दोनों की वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। क्या आंसर आ जाएगा 2। 1 + टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, क्या हो जाएगा सेक थीटा। दोस्तों अगली टेबल आती है 1 + कोट स्क्वायर थीटा। 1 + कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा, क्या हो जाएगा 1/कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू सभी जानते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है। टेन 60 का मान होता है √3। सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। अब अगली टेबल पर चलते हैं। हमारी अगली टेबल है 1 + टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा कोट थीटा। √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, परंतु अंडर रूट लगा है तो वो हो जाएगा साइन थीटा। 1 + कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन 45 1/√2। अगली टेबल देखते हैं, ये हमारी है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। 1 + टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। 1/सेक हो जाएगा कोसेक, क्या हो जाएगा कोस थीटा।
और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा कोट स्क्वायर थीटा। दोस्तों इतनी सारी टेबल देखी, इनमें से एक टेबल स्वाभाविकतः आ सकती है। अगला सवाल देखें हम, सेक 4a जो सवाल दिया है, सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। सेक 4a को आप कोसेक में कन्वर्ट कर लीजिए 90 माइनस करके, और दोनों से कोसेक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे a की वैल्यू आपको आराम से मिल जाएगी। अगला सवाल है, साइन a इक्वल टू 3/4, तो कोस और टेन a की वैल्यू याद कीजिए। तो हम जैसे साइन a का मान क्या होता है, जैसे साइन होता है लंब बटा कर्ण। अब साइन a हम a इसको दे देंगे, b किसी को दे दो, c दे दो, तो साइन a होता है लंब बटा कर्ण, तो 3/4, तो हमारा ये हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे 16 में से 9 गया तो 7, तो ये हो जाएगा √7। ठीक है ना, इस तरह से हम कोस और टेन a की वैल्यू निकाल लेंगे। 15। अब अगला सवाल है, 15 कोटे इक्वल टू 8 हो तो साइन और सेक का मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ कोटे का मान क्या निकाल लेंगे हम, 15/8/15, और यहाँ से कोटे की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से एक समकोण त्रिभुज में रख के हम वैल्यू निकाल लेंगे, वहाँ से साइन और सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल आराम से। यदि दोस्तों आपको नहीं आ रहा है तो आप मेरे से कमेंट में आके पूछ सकते हैं। अगला सवाल है हमारा बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल, tan a इक्वल टू कोट b वो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90। ठीक है ना, तो इसको हम आराम से tan a को कोटे में कन्वर्ट करके tan a से tan a या कोटे से कोटे काट खत्म कर देंगे, और वहाँ a प्लस बी की वैल्यू हमको 90 आराम से मिलेगी। अगला सवाल है हमारा बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, तीनों सवाल को आप करके देखिएगा। यदि आपको नहीं आते हैं तो आप मेरे से पूछिएगा। बिल्कुल नीचे वाला जो 28 नंबर का है वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि 22 तारीख के दिन आपका पेपर है, आपके पास एक ही दिन शेष बचा हुआ है। अगला देखते हैं कि ये दोनों जो ऑब्जेक्टिव सवाल दिए हैं ये बिल्कुल सवाल भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में दिए गए हैं, ये दोनों सवाल के रूप में भी आ सकते हैं। तो अगला देखते हैं हम, क्या है हमारा प्रश्न, यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। तो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो किसके बराबर होगा, क्योंकि एक समचतुर्भुज जैसे समांतर चतुर्भुज देखा हमने, ये इस तरह से बनेगा ये। तो ये 80 पे झुकी है मान लो, तो 80 पे झुकी है तो इधर का एंगल 100 होगा, जब जाके दोनों ये विकर्ण कितने का हो जाएगा 180। अब 100 को ये दोनों पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये कितना मिलेगा हमको, 50 मिलेगा। कितना मिलेगा, 50। अगला देखते हैं, यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो 110 डिग्री है तो 180 करने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, हमको 70 की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 70। ठीक है ना। अगला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा उसे बिल्कुल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने पर करती है, ओनली एक बिंदु पर। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, हम छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, वो लंब होती है। कैसी होती है, लंब होती है। अगला प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। बिल्कुल ये कर सकते हैं, हमने की है। अगला है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ तुल्य होती है, बराबर होती है। ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रमेय है। और ये यदि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रमेय। ये तीनों प्रमेय हमको करना है और हमने की है। तो दोस्तों यदि आपको नहीं आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेहिचक होकर। ठीक है ना, आपको करना है क्योंकि आपके पास ओनली एक ही दिन बचा हुआ है। अगला है हमारा जो चैप्टर आता है रचना वाला, तो 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे और 5:8 में इसको विभाजित करेंगे। तो दोस्तों ये हमने रचना करी है। पहले हम 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे और इसको क्या 5:8 में विभाजित करेंगे। तो 5:8 में कितना होगा टोटल, यहाँ हम 8 खींच देंगे, 8 वाला चैप्टर, और इसको यहाँ 5 पार्ट काट के इसको इससे मिला देंगे और इसको इस तरह से रचना इसकी कर लेंगे। इसको 5 पार्ट में डिवाइड करके B1 B2 B3 जो भी है B से खींच के ये रेखा हमने करी। इस प्रकार कर सकते हैं। एक रेखा है 4, ये अपना एक प्रमेय है, रचना है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है जो संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। बिल्कुल ये भी इजी है और ये 60 डिग्री का कोण बनाना हमको आते ही है, तो ये भी हम आराम से कर सकते हैं दोनों प्रमेय। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह बनाया गया है,
अतः प्लीज़ इसको स्किप ना करें और ध्यान से देखें, क्योंकि मैथ्स के पेपर में यही प्रश्न आने वाले हैं अधिकतर। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम। अगला चैप्टर आता है हमारा 12वां चैप्टर। उसमें अगला प्रश्न है हमारा क्या है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, तो क्षेत्रफल 154 है तो उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154। वहाँ से आर मिल जाएगी 7, तो इसकी परिमाप होगी। परिमाप क्या होती है वृत्त की, उसकी परिधि, तो वो होती है 2 पाई आर। तो वो उसका आंसर मिल जाएगा हमको 22। उसका आंसर 44, कितना मिल जाएगा 44। उसका आंसर हमको मिल जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें भी इंपॉर्टेंट सवाल। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं R1 और R2। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होता है। तो हम मान लेंगे 2 पाई R बराबर 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 और वैल्यू पुट करके इसका आंसर हम आराम से निकाल सकते हैं। वैसे के वैसे वृत्त के क्षेत्रफल का है, बिल्कुल कार के पहिए वाला भी, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये तीनों सवाल करेंगे। फिर उसके बाद में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री है। तो रेडियस कितनी हो गई 6, और त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर तो मिल गई 6 और एंगल कितना मिल गया 60। इस तरह से सवाल कर सकते हैं। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो चतुर्थांश का हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि है 22 सेंटीमीटर, तो परिधि होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल टू 22। तो वहाँ से अपन आर निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। अगला है आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए छायांकित भाग का, और इसका वर्ग का भुजा कितनी है 14। जब वर्ग की भुजा 14 मिलेगी हमको, तो ये रेडियस यहाँ से इसका व्यास कितना हो गया 7, इसका व्यास कितना हो गया 7, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2। तो ये 4 सर्कल है, तो 4 सर्कल का एरिया इस वर्ग के एरिया में से घटा के हमारा आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न हमारा आता है बिल्कुल ऐसा कैसा, यहाँ भी ABCD है, वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, जिसकी साइड है हमारी 14। अब क्या है कि ये जो हाफ सर्कल है ये भी हाफ सर्कल है, तो ये पूरा ये क्या हो जाएगी 14, तो ये आधी कितनी हो जाएगी 7, ये आधा पार्ट कितना हो जाएगा 7। तो ये हमारा 7 क्या होगा रेडियस हो जाएगी इसकी, 7 कितनी हो जाएगी रेडियस, और दोनों हाफ सर्कल को मिला के एक पूरा सर्कल बन जाएगा जिसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7। और ये वर्ग का जो एरिया होगा ए साइड स्क्वायर, तो जो भी साइड स्क्वायर है तो ये 14 का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, एक वृत्त बन जाएगा उसका क्षेत्रफल का निकाल के उसमें से हम माइनस कर देंगे। इस तरह से इस सवाल को भी हम सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा आएगा कि दो घन वाला सवाल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल हमने किया है। ये सवाल 2 घन वाला है, ये त्रिज्यी वाला है, दवा के कैप्सूल वाला भी लिया था, अभी इसको छोड़ दिया गया है क्योंकि शायद ही पिछले साल पूछ लिया गया था। दोनों सवाल ये हो गए। उसके बाद ये 3 सवाल जो दिए हैं ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट, जिसमें मॉडल की मिट्टी वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इन 3 सवालों को आपको छोड़ना नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगला सवाल है हमारा अध्याय, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस साल इस सत्र के लिए। इसमें माध्यक बहुलक और माध्य में संबंध बताइए। तो जो ऊपर वाला है ये 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, यही बिल्कुल सही है इसका आंसर। तो इसको ध्यान रखना और देख के जाना आप, है ना, इसको मिस मत करना, ये बिल्कुल आएगा ही आएगा। अब यहाँ आपको क्या पूछा गया है इस चैप्टर में कि आपको पूछा गया है माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य के लिए आप या तो कल्पित माध्य विधि लगाइए, पद विचलन विधि लगाइए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वर्ग अंतराल लिख के, और ये वर्ग अंतराल से x की वैल्यू मिलेगी, f की वैल्यू आपको दी है, fx का मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अगला है हमारा सवाल बिल्कुल ऐसा कैसा है, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि सदस्यों के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे सर्वाधिक बारंबारता की जरूरत पड़ती है। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला पद हमारा ये वाला पार्ट रहेगा। इसकी लोअर लिमिट है 3 और अपर लिमिट है 5, तो L1 का मान 3 हो जाएगा। और यहाँ बहुलक वाला फार्मूला आपको लगा कि आंसर आराम से निकाल सकते हैं। अगला है हमारे सवाल हैं, अगला ये वाला है कि इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। और क्या है, ये माध्यक दिया है, माध्यक का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वही L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ ऑन एफ इंटू एच, जो भी आपको मालूम है, n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, जो फार्मूला है उस फार्मूले का प्रयोग करके आप इसको कर सकते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट छांटा गया सवाल है, जो कि इसको मिस मत कराना, परीक्षा में यही सवाल आएंगे। अगला सवाल है हमारा, ये अध्याय आखिरी वाला चैप्टर है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता यदि p है तो उसके घटित न होने की प्रायिकता वो हो जाएगी 1 माइनस पी। क्या हो जाएगी 1 माइनस पी, मतलब p प्लस पी बार या p डैश बराबर 1 होता है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस पी हो जाएगी।
अगला है किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। प्रायिकता का मान सदैव 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में, हम जानते हैं सब। अगला है, मान लीजिए यदि एक पासे को हम फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, क्योंकि पासे में 6 फलक होते हैं तो 6 आ जाएगा नीचे, टोटल कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी 5 और 6, तो 2 संख्या है तो 2/6 मिल जाएगी। 4 से छोटी है उसके बराबर तो हो गई 4 तक, टोटल 4 संख्या है तो 4/6 आ जाएगी। सो कैंसिल भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, 2/3 हो जाएगी इस तरह से। एक पासे को फेंका जाता है, निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2 भी अभाज्य संख्या होती है, 3 होती है, 5 होती है, तो ये होगी 3/6। 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या, तो 3, 4, 5, ये भी 3/6। एक विषम संख्या 1, 3, 5, तो ये भी 3/6। इस तरह से तीनों के आंसर क्या हो जाएंगे? 3/6 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 3/6। अगला देखते हैं, एक थैले में 3 लाल 5 काले और गेंदे हैं। इस थैले में से गेंद निकाली जाती है तो टोटल गेंदें कितनी हो जाती हैं? हमारी 8 हो जाती हैं। और ये गेंद निकाली जाती है तो लाल होने की, तो लाल कितनी है? 3। और टोटल गेंदें कितनी है? 8, तो 3/8। लाल नहीं है, लाल नहीं है तो कौन सी होगी? काली होगी, तो काली कितनी है? 5, तो 5/8। ये आंसर क्या मिल जाएगा? 5/8। अगला है, ऐसा कैसे डिब्बे वाला सवाल है, इसमें 5 लाल कंचे हैं। बिल्कुल सेम ऐसे एज इट इज सवाल है, ये आप कर सकते हैं आराम से। फिर अगले हैं हमारे 20 बल्ब वाला सवाल है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये रेशमा और ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा वाला सवाल। सविता और हमिदा 2 मित्र हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये P 0.05, इसका आंसर आ जाएगा 0.095। जो भी आंसर आएगा उसको एक बार करके देख लीजिएगा। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक संग्रह था जो आपको बताया गया है, तो आप प्लीज़ इन सवालों को सॉल्व करके देखिए। यदि आपको नहीं आते तो आप कमेंट करके मेरे से पूछिए। ये पेपर 22 तारीख के दिन, मंगलवार के दिन आने वाले पेपर के बिल्कुल सेम है, यही प्रश्न परीक्षा में आएंगी। कृपया इनको मिस ना करें। तब तक के लिए धन्यवाद।